कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक सिंह आप सबको एक बार फिर से वन डेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हृदय से वेलकम करता हूं। मेरे भाई आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 सेट 4 के साथ आपके सामने खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि अब तक जो हम लोगों ने 3 सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करके दे रखा है वो आप बहुत अच्छे से नोट्स उसका बना लिए होंगे, उसका पूरा फुल्ली प्रैक्टिस कर लिए होंगे और फिर एक अलग लेवल पे एक मतलब तगड़े जोश और जुनून के साथ आप सभी हमारे साथ अभी जुड़े होंगे। और जहां से भी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं एक सलाह आपको दूंगा कि भाई जहां से भी आप देख पा रहे हैं एक बार पेन और कॉपी लेकर के अपने पास बैठ जाइए और एकदम आप फुल मोड में, एकदम चार्ज मोड में आप ऑन हो जाइएगा। क्वेश्चन हम आप सभी के स्क्रीन पे लगा रहे हैं। आज भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मतलब आज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलने जा रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप जहां से भी देख पा रहे हैं एक बार पेन और कॉपी लेकर के हो जाएं तैयार। और पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये लगाने हम जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये परसेंटेज से क्वेश्चन। तो मेरे भाई एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जहां से भी देख पा रहे, अगर आपको हमारा ये लेक्चर, हमारा मेहनत ये पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। और फ़ायदा इससे ये होगा कि उन सब तक भी ये वीडियो पहुंच सकेगा जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनका भी भला हो सके। तो एक छोटा सा मदद जरूर करना मेरे भाई। बाकी करते हैं क्वेश्चन को। आइए, और वीडियो कैसा लगा, हमारा ये मेहनत कैसा लगा, कंटेंट कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। ए की आय बी की आय से 40%, ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है तथा सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो? बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझिएगा इस बात को कि ए की आय मेरे भाई बी की आय से 40% कम है। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि बी की आय 100 मान लो, तो ए की आय कितना होगा? 40% कम है, मतलब ये आप सीधे डायरेक्ट लिख लीजिए। अगर 40% कम है तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है मेरे भाई? 40% कम है। अब आप मुझे ये बताइए कि ए और बी का जो संयुक्त आय है, ए और बी का जो संयुक्त आय है मतलब दोनों को मिला करके वो कुल कितना बन जाएगा? 160। उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में ये बोला गया, या इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहेंगे तो छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 30%। भाई ए और बी के संयुक्त आय का 30% सबसे पहले तो निकाल लो। इसका 30% कितना होगा? तो 10% इसका, किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का 10% आप कैसे निकालते हैं? अंतिम से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो यहाँ 10% इसका 16 हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा? 48। अब अगर इसका 30% 48 है तो क्या बोला गया कि ए और बी के संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है। भाई किसका आय? सी का आय। ऐसा बोला गया कि सी की आय जो है ए और बी की संयुक्त आय के 30%, ए और बी के संयुक्त आय के 30% 48, और इस 48 से ये 40% अधिक है। अब इसका 40% ये अधिक है तो मेरे भाई एक बात बताओ, इसका 40% कितना होगा? सबसे पहले तो ये बता दो। अगर मैं इसका 40% निकालने जाऊं तो भाई 48 का 40%, या आप ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे निकाल लीजिए। अभी मैंने आपको समझाया कि 48 का अगर मुझे 10% चाहिए तो अंतिम से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये 10% आ गया। अब 40% चाहिए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48 दूनी 96, और 96 दूनी कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 192। अब एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर इसका 40% इतना है, ठीक है, 40% ज़्यादा है सी ए और बी के संयुक्त आय के 30%। ए और बी के संयुक्त आय 160 था, इसका 30% 48, और इस 48 से 40% ये ज़्यादा है, तो 48 का 40% हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा? 19.2। अब इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा
सी की वैल्यू पता चल जाएगा 19.2। अब इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 इसमें डालोगे 50 हो जाएगा और इधर बच जाएगा कितना 17.2। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 67.2। अब आप मुझे ये बताओ कि सी भी आपने निकाल लिया, ए ऑलरेडी हम निकाल के बैठे थे, तुलना किसको करना था, सी और ए को। ए की आय सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है मेरे भाई। सी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे ये चेक कर लीजिए कि कितना अधिक है। तो इससे ये कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 7.2 अधिक है। अब भाई 7.2 अधिक है, कौन, सी अधिक है, किससे, कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, ए से। तो ए की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जिससे तुलना करा जाए हमेशा हम उसको नीचे रखते हैं। अब यहाँ पे सी के बारे में तुलना किया गया था ए से, कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए से ये 7.2 अधिक था, ए की वैल्यू है कितना 60, तो ये 7.2 अधिक जो है ये 60 के रिस्पेक्ट में, मतलब ए के रिस्पेक्ट में है। तो तुलना हम ए से कर रहे हैं, इसलिए बेस में इसको हमने रख दिया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 से 3 बार में और 20 से कितने 5 बार में। अब ये मुझे बता दो कि अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे 6 बार में और 6 से काटोगे कितने बार में, 12 बार में। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 12%। ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार इसको आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाँ ज़रूर लिख देना कि आपको समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर थोड़ा भी कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को पीछे करना थोड़ा और जा करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को यहाँ पे रखने की प्रयास किया है कि कोई भी स्टेप मैंने उसमें छोड़ा नहीं है, हर एक स्टेप को इसमें क्लियर करते हुए आगे बढ़ा है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए कि ये आखिर हो कैसे रहा है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, आइए देखिए मेरे भाई, एक बात समझना, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यह आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। कितना, 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, वादा इसने किया पर वादा ये निभाता नहीं है, समझना बात को, क्योंकि जानते हो यहाँ पे इसने बेईमान दुकानदार ने अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा तो करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम ही देता है। अब आपको चाहिए था 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम आपको मिलना चाहिए था, पर यहाँ पे ये 800 ग्राम ही दे रहा है, मतलब वजन में इसने कुछ कम करके दिया आपको। तो आप खुद सोचो जरा कि यहाँ पे भी इसको प्रॉफिट होगा जब आपको अपने आर्टिकल कोई भी सामान हो उस पर 30% लाभ पर बेच रहा है आपको, तो एक तो डायरेक्ट रूप से वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा और इसका एक प्रॉफिट यहाँ से भी हो रहा होगा इसके वेट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी करेंगे और आपके लिए बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको पूछा क्या गया था, आपसे पूछा यह गया था कि उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट से निपट लो। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचता है। भाई 30% लाभ का मतलब कि 100 की चीज़ कितने में बेचा होगा, 130 में। 100 की चीज़ कितने में बेचा होगा, 130 में। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि अगर उसने वजन में भी कुछ घापला किया है तो वजन 1 किलो के जगह पे कितना दिया है, 1 किलो के जगह पे दिया है मेरे भाई, यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के जगह पे कितना दे रहा है वो, 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 0 से 1 0 कट कर दें तो प्रत्येक 100 ग्राम पे वो कितना देगा, 80 ग्राम देगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना, कि जो आपने यहाँ पे सीपी रखा है ना, थोड़ी देर के लिए आप इसी को क्या मान लीजिए, वेट मान लीजिए। इसी को आप क्या मान लीजिए, वेट मान लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा मेरे दोस्त कि आपको 2 अलग अलग वैल्यू सपोज नहीं करना पड़ेगा और एक ही वैल्यू पे काम चल जाएगा, तो कैलकुलेशन आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा।
अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ 1000 भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, 1000 अगर हम यहाँ पे लेते तो फिर ये 1300 हो जाता। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें जब ये पता चल गया कि 1 किलो की जगह पे ये 800 ग्राम ही दे रहा है, तो हमने एक एक जीरो सिंप्लीफाई किया। इसका मतलब कि प्रत्येक 100 ग्राम पे ये 80 ग्राम दे रहा होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि आपको देना 100 ग्राम था, पर ये दिया कितना, आपको 80 ग्राम दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भी दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा होगा। देखो वेट के केस में दुकानदार कम देगा तो उसको प्रॉफिट होगा। जैसे 1000 ग्राम, 1 किलो के जगह पे 1000 ग्राम, अगर ग्राम वाइज देखा जाए तो 1000 ग्राम होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो 1 किलो के जगह पे 1300 ग्राम देता है, बढ़ा करके देता है, तो बढ़ा करके देने का मतलब कि उसको मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा, क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे उसको नुकसान होगा। तो दुकानदार जब वेट पे प्रॉफिट कमा रहा होगा ना, इसका मतलब ये होता है कि वो 1000 ग्राम के जगह पे वो कुछ कम दे रहा होगा। और इसने बोला है कितना दिया है, 800 ग्राम। अब 800 ग्राम अगर 1000 पे दे रहा है, प्रत्येक 1000 पे के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, तो 100 पे कितना दे रहा होगा, 80 दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट रूप से प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना इसको प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, 80 की चीज़ बेच दिया कितने में, 130। तो प्रॉफिट का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल प्रॉफिट इसका हो जाएगा 50 का। कुल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 50 का। अब प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जितने का प्रॉफिट उसको ऊपर, और ये प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। सीपी अपना 80 था, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से कितने बार में, 4 बार में, 20 से 5 बार में, और 2 से कितने बार में, 2 बार में, 2 से तुम्हारा हो जाएगा 25 बार में, और ये हो जाएगा 25 से 5 125, 125 बटे में 2, मतलब ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर 62.5% आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 62.5%, 62.5%। आइएगा जल्दी से, फटाफट जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जा करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। आइए देखिए, करते हैं शुरुआत। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी चोर पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख करके आपको डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए देखो 2 ही तरीका यूज़ करते हैं, हम आपको यहाँ पे बताते हैं। या तो रिलेटिव स्पीड, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि अप्रोच कौन सा यूज़ करना है। या तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना है, या तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना है, या फिर रेशियो मेथड लगाना है, या फिर रेशियो मेथड लगाना है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कंडीशन कैसा दे रखा है। क्लियर है बात? आइए समझाते हैं। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। मेरे भाई अगर मान लो यहाँ पे पुलिस है, तो चोर मान लीजिए यहाँ पे होगा, इनके बीच की जो दूरी है 97 मीटर है, चोर यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही चोर इसको, पुलिस वाले को देखता है, तो चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी इसको पीछा करने लग जाता है। इसका मतलब कि जिस समय पर ये भागने शुरू किया होगा, उसी समय पे इसको पीछा करना पुलिस ने शुरू कर दिया होगा। ऐसा बोला गया कि चोर और पुलिस का स्पीड जो है, पुलिस का है आपका 23 मीटर पर सेकंड, और चोर का है 21 मीटर पर सेकंड। मेरे भाई एक बात बताओ, 21 मीटर पर सेकंड के चाल से भागता है। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? चोर को पकड़ने में, यहाँ पे चोर को होना चाहिए, ठीक है ना। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। देखो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है। तो टाइम बराबर आप कहोगे सर जी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कंडीशन सेम डायरेक्शन का है, जैसे यहाँ से ये भागना शुरू किया होगा आगे, और पुलिस इसको यहाँ से पीछा करना शुरू किया होगा, मान लो इस पॉइंट पर जाकर के ये पकड़ लेता है, तो यहाँ से यहाँ इसको जाने में कुल कितना समय लगा होगा, ये आपको बताना है। तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आप मुझे बताइए कि टाइम निकालोगे कैसे भाई, डिस्टेंस है कितना, तो इन दोनों, अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों के बीच की जो भी दूरी है, जो भी गैप है, अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है तो इस दूरी को तय करना पड़ेगा, मतलब इस दूरी को 0 करना पड़ेगा। अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब कि पुलिस चोर के पास में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला दूरी तय करना है, और ये दूरी कितना 97 मीटर का है, बात खत्म।
स्पीड यहाँ पे अगर कंडीशन सेम डायरेक्शन का है तो रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, और रिलेटिव स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23 में माइनस कर दीजिए 21, आ जाएगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेम डायरेक्शन के केस में स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 48.5 सेकेंड। यही आपका फाइनल आंसर होगा, इसमें रेशियो लगाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। तो ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर होगा, मतलब इसको आप डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड से कर सकते थे। ठीक है मेरे भाई, आइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा मेहनत पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। बाकी तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता कि लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, मतलब NTPC हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको CPO हो, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये अगर अपने घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो ये अपने कार्यालय 6 मिनट के देरी से पहुंचता है। ठीक है, चलो भाई, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब इसका ये है कि अगर वो 5 से चलेगा तो ये 6 मिनट देरी से पहुंचेगा, 6 मिनट देरी से पहुंचेगा, 6 मिनट देरी से पहुंचेगा। और अगर वो 6 की स्पीड से चले, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो ये 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको कॉलेज या अपने ऑफिस कितने बजे पहुँचना था, क्या आपको पता है? नहीं पता। वो घर से कितने बजे चला है, ये आपको पता है? नहीं पता। अगर नहीं पता है, इसके बावजूद भी हम क्या कर लेंगे, टाइमिंग के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, इनके इसके द्वारा लिया गया समय के बीच का अंतर। कैसे? हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए कि उसको कॉलेज पहुँचने का जो टाइम है या ऑफिस पहुँचने का जो टाइम है वो 10 बजे का है। समझिएगा बात को। अब ये डिफरेंस क्यों आवश्यक है निकालना, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पार्ट 3 को देखे होंगे, सेट 3 को देखे होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया था, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा अलग था, यहाँ पे लैंग्वेज अलग है। क्लियर है बात? तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, कम से कम टाइम एंड डिस्टेंस के 5-6 टाइप तो क्लियर करा ही देता है। ठीक है ना, एरोप्लेन वाले में भी ये लग जाता है, ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पहुँचने का, इसके ऑफिस पहुँचने का जो टाइम है वो 10 बजे का है। आप ये बताओ कि अगर ये 6 मिनट देरी से पहुंचा, इसका मतलब कि 10:06 पे पहुंचा होगा मेरे भाई। और अगले बार जब इसने स्पीड बढ़ाया तो समय कम लगेगा, और समय कितना कम लग रहा है, 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहुंचा कितने बजे होगा, 9:58 पे पहुंचा होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इन दोनों टाइमिंग के बीच का अंतर, डिफरेंस यहाँ पे निकालना पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। डिफरेंस जो होगा, टाइम डिफरेंस, वो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, टाइम डिफरेंस हो जाएगा आपका 6 इधर से 2 इधर से, कुल मिल करके बन जाएगा कितना, 8 मिनट का। अंतर कितना बन गया, 8 मिनट का। देखो एक तरीका और भी मैं बता दूं कि अगर टाइमिंग का डिफरेंस आपको निकालना होगा, और एक केस में प्लस है, एक केस में माइनस है, दोनों अलग अलग है, और डिफरेंस आपको निकालना है तो दोनों को जोड़ दो। अगर दोनों ये सेम साइन के साथ है, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, या ये माइनस है ये माइनस है, उस केस में डिफरेंस निकालना होगा तो दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेना। क्लियर है बात? वही टाइमिंग का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ से डिस्टेंस अगर निकालना है ना मेरे भाई, तो डिस्टेंस बराबर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाई, अगर टाइमिंग का डिफरेंस हमें पता है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड कर लेंगे। ठीक है, इनटू में यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो टाइम का डिफरेंस होगा वो इन आवर में ही रखिएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। पहले केस में उसकी स्पीड 5 थी, दूसरे केस में स्पीड उसकी 6 थी, दोनों का अंतर 1, इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8।
अब मिनट में था, आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब 5 6 पंचे 30, 30 से 60 को काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे कितने बार में, 4 बार में। तो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, 4 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो यही है। क्लियर है बात? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसको नोट करते चलिएगा। जरूर नोट्स बनाना, और एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स बनाओगे तो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और इस सेट को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे ही लेना है, आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप सबके लिए मेहनत हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपके किस मतलब लेवल तक आ सकता है, और क्वेश्चन का जो मतलब मापदंड होगा वो इसके इर्द गिर्द ही होगा। इसलिए हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आइए देखिए, एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट, ये भी 2021 शिफ्ट 1 का पेपर क्वेश्चन है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई ए काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 54 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। तो बताना क्या था, बताना ये था कि अगर उन्होंने एक साथ मिल करके कार्य शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है, तो बताना ये था कि सी ने जितने दिनों तक कार्य किया है वह समय क्या है, ये आपको बताना था। मेरे बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम ऑफ, अरे यार 1 मिनट भाई, हाँ अरे यार 1 मिनट, ठीक है। आइए देखिए, एलसीएम ऑफ 36, 54, 72 कितना आ जाएगा, 216। कितना आ जाएगा, 216। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा ना कि हम डायरेक्ट इतना फास्ट कैसे लिख दिए 216। तो देखो, चीज़ें हमारे प्रैक्टिस में है, इसलिए नंबर्स हमारे मतलब इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा चल रहा होता नंबर कि अगर ऐसा ऐसा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस उस लेवल पे है। आप भी करेंगे, आप भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। इसके लिए जो एलसीएम निकालने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो मैं बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सिलेक्ट करो। 72 को सिलेक्ट कर लिया, 72 को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करना है, 72 का टेबल आप तब तक पढ़िए जब तक कि ये तीनों से कट ना जाए। तो 72 भाई ना इससे कटेगा, इससे तो कट जाएगा। तो इस जब तक ये तीनों से नहीं कटेगा ना, एलसीएम नहीं हो सकता। तो 72 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 72 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 144। बोलो हाँ या ना। इससे तो कटेगा, इससे भी कटेगा, पर इससे नहीं कटेगा। क्लियर है बात? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 54 है, और 54 का ये यहाँ 2 गुना तो कम ही रह जाएगा, और 3 गुना करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। 72 तिया कितना हो जाएगा, 216। 216 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और इससे भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 54 का 2 गुना कितना होता है, 108, और 108 से कटता है 216। तो अगर 108 से कटता है 216 तो 54 से भी कटेगा। इसलिए इसका एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, कि अगर टोटल कार्य 216 है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा ए? अगर टोटल कार्य 216 है, ये 36 दिन में कर लिया, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। ये कैसे आपको निकल करके आता है, यहाँ से टोटल कार्य को डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से, तो ये आपके एक दिन का कार्य पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 54 दिन में इतना काम कर लिया तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, ये कर रहा होगा आपका, ये 4, एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा। और सी अगर 72 दिन में इतना कर लिया तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 करता होगा। ये जो आपको काम दिख रहा है, ये कौन सा काम है, तो ये एक दिन का कार्य है। ये एक दिन का कार्य, मेरे भाई एक दिन का कार्य को हम सीधे सीधे इफ़िशियंसी भी कह सकते हैं। इफ़िशियंसी जिसको हम लोग हिंदी में कार्य क्षमता बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ए बी सी का इफ़िशियंसी क्या है। अब ऐसा बोला गया कि ए कार्य
ये लोग एक साथ पूरा इन्होंने एक साथ शुरू तो किया, पर ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता। अब आप मुझे बताइए कि कार्य यहाँ पे लास्ट होना था और ए यहाँ पे छोड़ दिया, मान लो 8 दिन पहले, 8 दिन पहले छोड़ दिया कौन, ए यहाँ पे, और बी जो है इसके 12 दिन पहले छोड़ देता है, 12 दिन पहले छोड़ देता है, मान लो यहाँ पे छोड़ दिया। भाई कार्य यहाँ पे लास्ट हो रहा है, इसके 8 दिन पहले, यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग 8 दिन मान लिया, ए यहाँ पे छोड़ रहा है और यहाँ पे बी छोड़ रहा है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब कि इसके पहले जो भी काम होगा वो ए बी और सी तीनों मिलकर के किए होंगे। बात को समझना, अगर बी यहाँ पे छोड़ रहा है इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का काम ए और सी किए होंगे, और फिर यहाँ अगर ए छोड़ देता है इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का काम सी कर देता होगा, अकेले करता होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक काम ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक ए सी और यहाँ से यहाँ तक सी काम कर रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों ना बना दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक शुरुआत से लेकर लास्ट तक तीनों ए बी सी मिल करके काम करे, तो इससे आपको काम कराने में भी आसानी होगी और यहाँ पे इजी वे में आप कर भी पाएंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो कभी भी ना ये कंडीशन दिया हो आपके क्वेश्चन में कि कार्य समाप्त होने के इतने दिन पहले ए ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया या सी ने छोड़ दिया, तो जो जितने दिन पहले छोड़ता है ना मेरे भाई, इस टाइप का यही कॉन्सेप्ट ही है कि जो जितने दिन पहले छोड़ रहा होता उसको उतने ही दिन जबरदस्ती काम करा दो, उसको उतने ही दिन जबरदस्ती काम करा दो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे ए 8 दिन पहले छोड़ रहा है, हम यहाँ पे ए को तो जाने देते हैं, हमने क्या किया, ए के बराबर वाले व्यक्ति, या मान लो हमने ए से ही रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई तुम जो यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो तुम रुक जाओ, काम यहाँ पे लास्ट हो जाएगा, इसके बाद चले जाना। देखो क्वेश्चन में बोला गया कि ये 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, लेकिन हमने इससे रिक्वेस्ट किया, इसको काम पे रोक दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो 8 दिन का समय है, अब अगर ये रुकेगा तो यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, और यहाँ से यहाँ तक जो काम करेगा तो 8 दिन में जो भी ए काम किया होगा वो एक्स्ट्रा काम होगा। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? एक बात ऐसे समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कुछ दिन पहले ए छोड़ देता है, ए को जाने दीजिए आप, अगर ए के बराबर वाले क्षमता के व्यक्ति को हम वहाँ पे ए के जगह पे रख दें, समझिएगा बात, ए के बराबर क्षमता वाले एक व्यक्ति को हम ए के जगह पे रख दें और फिर उससे काम करा दे बाकी के दिन में, तो क्या ए के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पर एक फर्क जरूर पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है कार्य लास्ट होने के 8 दिन पहले चला जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपने सहूलियत के लिए 8 दिन किससे काम कराया, ए के जगह किसी और से काम करा दिया। तो ए के जगह किसी और से काम जब आप कराएंगे तो वो जो काम होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा काम होगा। तो आपको करना ये चाहिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, जो जितने दिन पहले जा रहा है उसको जाने दो, जबरदस्ती किसी और से काम करा दो। अब आप मुझे ये बताइए कि ए यहाँ पे एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। कितने दिन पहले गया है ए, 8 दिन पहले। तो 8 दिन में अगर मान लीजिए ए के जगह किसी और को लगाया जाए तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 48 काम करेगा। बी कितना दिन पहले जा रहा है, 12 दिन पहले जा रहा है। अगर बी 12 दिन पहले जा रहा है तो हम बी के जगह किसी और को लगा करके अगर काम कराएं तो आप मुझे बताइए कि ये बी एक दिन में 4 कर रहा है, भाई 12 दिन में कितना काम हो पाएगा, 12 दिन में 48 काम हो पाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, इस तरह से अगर देखा जाए तो ए और बी के माध्यम से जो टोटल एक्स्ट्रा काम होगा वो कितना हो जाएगा, 96। अब इसमें 96 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो देखो ये टोटल वक्त 216 तब था जब ए 8 दिन पहले और बी 12 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने ए और बी के जगह पे किसी और व्यक्ति को काम पे लगा दिया। इससे फायदा ये होगा कि शुरू से लेके लास्ट तक ए बी सी एक साथ तीनों काम करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी और सॉल्व करने में आसानी होगी। अब उसके लिए हमने क्या किया, जब यहाँ पे ए और बी के जगह पे वर्कर रखा तो भाई ये लोग जो काम करेंगे, ये 8 दिन में जो भी काम करेगा, ये 12 दिन में जो भी काम करेगा वो एक्स्ट्रा काम होगा जो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो टोटल अब जो न्यू काम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 312। अब टोटल काम आपका 312 हो गया, न कि 216। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बताना क्या था
बताओ भाई सी जितने दिन तक कार्य किया है वो संख्या मतलब वह दिन क्या है, ये आपको बताना था। तो आप मुझे बताइए सी तो बीच में कहीं जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि सी शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है काम। अब मैं आपसे ये पूछ दूं कि अगर टोटल काम 312 है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ए के जाने के बाद इसके जगह पे किसी और को रख दिया, तो ए के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी के जगह पे मैंने किसी और को रख दिया। इसका मतलब ये है कि अब शुरू से लेके लास्ट तक ए बी सी तीनों मिल करके काम करेंगे। और अगर एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं भाई, 6 4 10 3 13, एक दिन में अगर ये 13 काम कर रहे हैं तो ये पूरा 312 काम को कितने दिन में कर लेंगे, डिवाइड कर लीजिए। तो हमें पता चल जाएगा कि 13 से 2 बार में 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 24 दिन में ये काम को निपटा देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 24 दिन में ये काम को निपटा देंगे तो उसमें ए भी काम कर रहा होगा, बी भी काम कर रहा होगा और सी भी काम कर रहा होगा। क्लियर है बात? इसका मतलब ये है कि ए भी 24 दिन काम किया होगा, बी भी 24 दिन काम किया होगा और सी भी 24 दिन काम किया होगा। इसलिए फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए 24 डेज। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका ओवरऑल इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ध्यान इस बात को रखिएगा। मैं फाइनली कंक्लूजन बता दूं कि जो जितने दिन पहले जा रहा है ना, बिफोर के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कंडीशन पहले का है तो जो जितने दिन पहले जा रहा है छोड़ करके काम, उसको उतनी ही दिन जबरदस्ती काम करा दो, बस बात खत्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, फटाफट अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पाइपिंग सिस्टम से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। पाइपिंग सिस्टम से ये क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा मेरे भाई। यहाँ पे देखो, पाइप ए और बी, पाइप ए बी और सी किसी काम को किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकता है। ए बी और सी कितना, 15, 30 और 40 घंटों में भर सकता है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका बताया मैंने, जो इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको उठाइए। 40 का टेबल आप तब तक पढ़िए जब तक ये तीनों से ना कटे जाए। तो 40 से कम 40, इससे तो कट जाएगा, इन दोनों से नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 40 दूनी 80, इससे कटेगा बट दोनों से नहीं कटेगा, इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो 40 या 120, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे पाइपिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, मान लीजिए ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर देता है, और घंटे में है ना, हाँ, और बी कितने में 30 घंटे में भर देता है, और सी कितने में 40 घंटे में भर देता है। मेरे भाई एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो टंकी की कैपेसिटी कितना होगा। यहाँ पे 120 क्या आ गया, ये टैंक कैपेसिटी आ गया, टैंक कैपेसिटी आ गया, ठीक है, मतलब टंकी की क्षमता। तो आप मुझे ये बताइए कि 120 यूनिट की टंकी को अगर ए 15 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 15 से डिवाइड कर दीजिए, 8 यूनिट। ये कितना भर रहा होगा, 4, ये कितना भर रहा होगा, 3। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, इसमें एक और कंडीशन दे रखा था। कंडीशन ये है मेरे भाई कि एक ही दिन पाइप ए बी सी को क्रमशः 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि टंकी में नल को ए को 6 बजे खोला जाए, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे खोला जाए, तो टंकी कितने समय में भरेगी। थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि जब टंकी में नल सी ओपन होगा उससे ये 4 घंटे पहले ए को खोला गया, बोलो हाँ या ना, और यहाँ पे बी को 2 घंटे पहले खोला गया। भाई जब घड़ी में 10 बजेगा तब ना सी को खोला गया होगा। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो 10 बजे से ये तीनों नल एक साथ काम करेंगे, समझिएगा बात को। 10 बजे से तीनों नल एक साथ काम करेंगे। भाई 10 बजे से पहले इसको नल ए को अगर 6 बजे ही ओपन कर दिया गया तो भाई कहीं ना कहीं 4 घंटा में ये कुछ ना कुछ पानी अकेले फिल किया होगा। अब अगर ये 1 घंटे में 8 पानी डालेगा, 1 घंटे में 8 डालेगा, तो 4 घंटे में कितना डालेगा, 32 पानी डालेगा। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सी को ओपन किया गया था 10 बजे और बी को ओपन किया गया था 8 बजे, मतलब इसको ओपन करने से इसको 2 घंटा पहले ओपन किया गया। अब अगर 1 घंटे में पानी डालेगा 4, तो 2 घंटा में कितना पानी डाल देगा, 8, और इस तरह से 32 और 8 40। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब टंकी में नल सी को ओपन किया गया होगा
तब तक ए और बी के माध्यम से 40 यूनिट पानी भरा जा चुका है। अब 120 यूनिट की कैपेसिटी के टैंकी ही है, इसमें 40 ऑलरेडी भर गया है, तो बचा कितना होगा 80। अभी इसको भरना है। बताना ये था कि टंकी को कितने बजे भरा जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि जब 80 यूनिट बचा होगा ना, तब सी को ओपन किया गया होगा, मतलब अब ए बी के साथ में सी भी चल रहा होगा। कितने बजे हमने ओपन करा था? 10 बजे। तो ये टाइमिंग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब टाइम निकालना होगा तो इस टाइमिंग की जरूरत पड़ेगी। अब 10 बजे से तीनों नल एक साथ टंकी को फिल करेगा। अब आप मुझे बताइए कि जब 40 ऑलरेडी फिल हो चुका है तो बचा कितना होगा? 80। अब अगर तीनों एक साथ भरेंगे तो इनकी कैपेसिटी 1 घंटे में भरने की क्या है? 8 4 12 और 3 15, मतलब ये 1 घंटे में 15 यूनिट पानी डालेंगे तो 80 ही बचा हुआ था। इसको भरने में समय कितना लग जाएगा? 5 से 3 बार में, 5 से 16 बार में। मतलब इसका ये है 16/3 का मतलब ये हुआ 5 से 15, 5 सही 1/3 घंटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 5 घंटा। इसको लिख सकते हैं कितना? 5 घंटा। और 1/3 को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। 20 मिनट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? मतलब 5 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। कब से? 10 बजे से तीनों को भरने में। तो टंकी कितने बजे तक भर जानी चाहिए भाई? अगर 10 बजे में 5 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो 10 2 12 बचा कितना? 3 घंटा 20 मिनट। तो 12 में 3 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे, इसका मतलब ये है कि इसका फाइनल आंसर जो होगा वो ए होगा। 3:20 पे टंकी जो है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? भर जाएगी। 3:20 में ये टंकी जो है ये क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करना था कि जो नल पहले ओपन करा गया था उसको हमने क्या कर लिया, उसके द्वारा कितना पानी भरा गया था उसको मैंने चेक कर लिया, उसमें टोटल में माइनस कर लिया। तीनों नल एक साथ 10 बजे ओपन हुआ, तो 10 बजे जब ओपन हुआ बचा 10 बजे तक कितना था? 80। तीनों एक साथ ओपन हुआ, इसका मतलब ये कि एक साथ में ये पानी कितना डालेंगे? 15। तो मैंने 15 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से समय आ गया। समय हमें जब पता चल गया कि 5 घंटा 20 मिनट लगेगा तो हमने 10 बजे में 5 घंटा 20 मिनट जोड़ दिया। समय आपका आ जाएगा कि कब तक टंकी भर जाएगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारा सा। ध्यान से देखिए भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त होते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव होता है और ऐसा बोला गया कि जो एक उम्मीदवार है उसको कुल वैध मत, मतलब जो बढ़िया वोट होगा उसका 60% वोट प्राप्त होता है एक को, यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 है। मतलब इतने वोट डाले गए हैं जिसमें से 10% मत जो था वो अवैध था। अब आप मुझे बताइए कि अगर इतना वोट डाला गया जिसमें से 10% खराब हो गया तो मेरे भाई बढ़िया वोट कितना होगा? 90%। तो हमने इसका क्या कर लिया? 90% निकाल लिया। आप मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछा क्या गया था कि बताओ दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि देखो ये जो डाले गए वोट है ना मेरे भाई, ये भी अपने आप में 100% होगा। जिसमें से 10% खराब था तो इसका 90% क्या होगा? हमने निकाल लिया। अब ये जो निकल करके आएगा ये क्या आएगा मेरे भाई? ये एक वैध वोट आएगा। क्या आएगा? वैलिड वोट आएगा, वैध वोट आएगा। क्लियर है बात? अब जो भी आएगा वैलिड वोट, ये भी अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। ये भी अपने आप में 100% होगा। अब इसमें ऐसा बोला गया कि एक को मिल रहा है 60%, तो इस वैलिड का 40% दूसरे को जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो हमें बताना भी तो वही था ना कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिल रहा है, संख्या में बताना। तो वैध मत इतना हो गया। अब दूसरे उम्मीदवार को परसेंटेज में देखा जाए तो कितना मिल रहा है भाई? 40। तो इसका 40% निकाल दीजिए, बात खत्म। वही आपसे पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से काटेंगे आप तो ये 5 से 1 बार में 38 बच जाएगा। मतलब 5 7 35,
फिर यहाँ पे बच जाएगा 5 7 35। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना बन जाएगा 177 इंटू में 9 दूनी 18, यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कौन सा आंसर सही आ रहा है। भाई अगर यूनिट डिजिट से देखा जाए तो यूनिट डिजिट से खेला हो सकता है क्या, 8 7 56, भाई यूनिट डिजिट 6 तो आएगा, पर यहाँ पे 6 में ऐसा है 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो मुझे एक स्टेप और बढ़ना होगा। आइए देखिए, 2 स्टेप पे आपको आंसर मिलेगा, मतलब आपको यूनिट डिजिट से ही आंसर नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 18 7 126, 6 कैरी कितना हो जाएगा 12, फिर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, 18 7 126 और 26 और 12 कितना हो जाएगा 138, 26 और 12 138, मतलब 8 कैरी कितना 13। लेकिन हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट पे तो बात नहीं बन रही थी, है ना, क्योंकि दोनों जगह 6 6 था। तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, 86 कहाँ पे दिख रहा है, 86 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 31 86। क्लियर है बात ना। आपको ऐसे आंसर मिल रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको वक्त देने की ज़रूरत है और टाइम पास करने की ज़रूरत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला प्रश्न लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी से मेरे भाई फटाफट बता दीजिए क्या होना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, क्या होना चाहिए। बताइए। देखो, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस बात को ऐसे समझिए कि कोई एक प्रिंसिपल है जो हमें नहीं पता, ये 6 साल के बाद कितना हो जाएगा। 6 साल के बाद ऐसा बोला गया कि ये 12,000 हो जाएगा। 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 12,000, और यही प्रिंसिपल मेरे भाई 9 साल में कितना हो जाएगा, तो ऐसा बोला गया कि 15,000 होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 6 साल में 12,000 और 9 साल में 15,000 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 से 15,000 होने में इसको 3 साल का समय लग रहा होगा। अब आप मुझे ये बता दो कि 3 साल में इसको इंटरेस्ट के रूप में कितना मिल रहा होगा, तो 12 से 15 मतलब 3,000 का इंटरेस्ट इसको मिल रहा होगा। 3,000 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा इसका 1,000, और 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1,000 है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये प्रिंसिपल जो है ना 6 साल में 12,000 हुआ है, इसका मतलब कि 6 साल में अगर 12,000 हुआ है तो 6 साल का इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ा होगा। भाई अगर इसमें इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाएगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1,000 है तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 6,000। अगर 6,000 इसमें माइनस कर दिया जाए तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6,000। बात खत्म। अब अगर रेट चाहिए तो रेट निकाल लीजिए। 1 साल में कितने मिलने वाला ब्याज कितना था 1,000 रुपया, और ये जो ब्याज मिल रहा था वो किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में मिल रहा होगा। परसेंटेज के लिए 100 मेरे भाई, इसको जब काटोगे 0 से 0, 100/6 का मतलब 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 3 बार में 50/3 मतलब 16 से ही 2/3%। यही इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर होगा। मतलब जहाँ पे भी दिख जाए वही इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से फटाफट। हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन करिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे ना ये सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था, सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। और सबसे पहले ना इसके पहले ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ इसका। सबसे पहले देखो इधर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, एक राशि है, सॉरी वह राशि ज्ञात करना है, राशि को ज्ञात करना है जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 244 है। 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई के बीच का अगर डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं बता दूं। देखो फॉर 2 ईयर, ध्यान से समझना। अगर हमें डिफरेंस चाहिए, किसका डिफरेंस चाहिए भाई, सीआई माइनस एसआई का, ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाता है बताओ, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू
मान लो अगर पहले साल रेट x है और दूसरे साल y है तो x इंटू वाई डिवाइड बाई 100%, यही करते हैं हम, यही करते हैं भाई। 2 साल के लिए डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस बराबर p इंटू एक्स वाई बाई 100%, ठीक है। लेकिन अगर हमें 3 साल के लिए निकालना होगा फॉर 3 ईयर मेरे भाई, तो उसके लिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बराबर p इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर बाई 100। ये वाला तरीका यूज़ कर लेना, ये वाला तरीका यूज़ कर लेना 3 साल के लिए, इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता। प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर बाई 100। अब वापस आ जाइए, हमें डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा था, डिफरेंस कितना 244। अब आप मुझे बताओ कि डिफरेंस बराबर क्या होगा, p इंटू आर बाई 100, आर कितना था 5 था, आर बाई 100 का स्क्वायर कर लेना था इंटू में यहाँ पे 300 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 305 डिवाइड बाई कितना 100। सॉल्व कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 244 बराबर p, अब इसका स्क्वायर करोगे 25 और 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 10 पे 10 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है, मतलब 10,000 हो जाएगा। और ये 305 बटे में 10 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। 25 से काटेंगे इसको, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 400 बार में, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से, तो ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 61 बार में, और इससे ये 61 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो अगर मेरे भाई प्रिंसिपल चाहिए तो ये सब जा कर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 400 गुणे 20 गुणे में 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 पे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 32,000 आने वाला है। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 32,000, ऑप्शन डी दिख रहा है, ठीक है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए 3 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस पे क्वेश्चन आए, तो आप डायरेक्ट यही वाला तरीका यूज़ कर लेना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। 1 मिनट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे बताया है, ठीक है मेरे भाई। इसके लिए 3 साल के लिए ये है, 2 साल के लिए ये है। क्लियर है बात? चलिएगा अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था। पार्टनरशिप में एक बात ध्यान रखिएगा कि देखो, ध्यान रखना, अगर कभी भी प्रॉफिट हमें निकालना होता है तो हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ए, बी और सी ने एक व्यापार में 7, 8 और 5 के अनुपात में निवेश किया। ए बी सी 7, 8 और 5 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। वे 83,600 रुपये के वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं यदि ए और सी ने अपना धन 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया। ए और सी ने 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है अपना 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता और सी जो है अपना इन्वेस्टमेंट 7 महीने के लिए करता है, ठीक है ना। तो बताना ये था कि ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना था। अब बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। भाई बिजनेस कुल कितने दिन के लिए हुआ, तो उसने ऐसा बोला गया कि वे 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ, मतलब बिजनेस कुल 1 साल के लिए हुआ। अब आप मुझे बताइए कि 1 साल का बिजनेस हुआ, ये लोग पैसा किस रेशियो में लगाते हैं, 7, 8, 5 के रेशियो में लगाते हैं। और ऐसा बोला गया कि इसमें ए और सी अपना धन वापस ले लेते हैं 3 और 7 महीने के बाद। इसका मतलब ये है कि बी जो है ये अपने पैसा निकाल नहीं रहा है, बी पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा है। बोलिए हाँ या ना, बी पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा है। अब एक बात बताइए, अगर ए और सी ने 3 महीना और 7 महीने के लिए ही रखा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर इसने 3 महीने बाद ए ने निकाल लिया, मतलब 3 महीने तक का ही उसने इन्वेस्टमेंट करा होगा, और सी ने 7 महीने के बाद निकाल लिया, मतलब ये 7 महीने के लिए किया होगा। मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के साथ, तो सीधे सीधे जो रेशियो बनेगा वो किसका बन जाएगा, प्रॉफिट का। अब सीधे सीधे इसको देख लो, सिंप्लीफाई कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये बन जाएगा ए का प्रॉफिट 21, ये कितना बन जाएगा 96, और ये कितना बन जाएगा 35। अब आप मुझे बताइए कि तीनों का कुल प्रॉफिट कितना आ जाएगा। तीनों का कुल प्रॉफिट 9 3 12, 12 2 14,
140, 6 5 11 और 1 12, 152 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितने के बराबर है? कुल प्रॉफिट 83,600 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? एक यूनिट की वैल्यू 83,600 बटे में 152। अब हमें पूछा क्या गया था? हमें पूछा गया था कि ए और सी के लाभ के बीच का अंतर क्या होगा। तो ए और सी के बीच जो अंतर बनेगा वो कितने बनेगा? ये ए है 21 और सी कितना है? 35। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 14। 14 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 14 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा मेरे भाई, 2 से काटोगे, 2 से नहीं, एक काम करो 4 से काटो, 4 तिहाई 12, 3 4 8 है 32, और 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 209 बार में ये कट जाएगा। और इसको 2 से काटोगे तो 19, और इसको 2 से काटोगे तो कितने बार में? 7 बार में। अच्छा, 19 से अगर इसको डिवाइड करा जाए तो ये कट जाएगा कितने बार में? 20,900 कट जाना चाहिए। 19 दहा में 190 और उसमें 19 और जोड़ दें तो इतना कितना हो जाएगा? 209, मतलब ये 11 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 11 बार में। और 11 पर कितना जीरो बच जाएगा? 2 जीरो बच जाएगा, और इधर बच जाएगा 7। मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो कितना? 11 7 7700। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। मतलब ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन थैंक यू के रूप में आ गया। इसका मतलब ये है कि इस लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी रखेंगे अपना ख्याल, और बहुत ही मिलेंगे अगले लेक्चर में, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक रखेंगे आप सभी अपना ख्याल, और एक छोटा सा प्यार, आशीर्वाद, दुलार जो कहे, जो मन में आए, एक शेयर के रूप में दे देना। ठीक है मेरे भाई? बाकी मिलते हैं इस आगे के अगले लेक्चर में। बाबा टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।